हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे रैखिक आवर्धन के बारे में बच्चों। और आप लोग इसके पहले परावर्तन संबंधित जो भी टॉपिक्स है आपके सिलेबस में वो मैंने करा दिया है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग प्लेलिस्ट में क्रम से वीडियो देख लिए होंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है, यदि हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए तो मात्र 100 रुपए चार्ज लगते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। यदि किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर सकता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे रैखिक आवर्धन, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण दोनों के लिए बात करेंगे। साथ में देखेंगे बच्चों दर्पण के उपयोग। देखिए, एक चीज मैं आपको मेंशन कर देना चाहता हूं कि यदि मान लीजिए आप स्पेशल एमपी बोर्ड से, अदर स्टेट के बच्चे तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हर बच्चा देखता है। यदि आप सिलेबस में देखोगे तो वास्तविक गहराई अपवर्तन जब पढ़ोगे बच्चों, अभी परावर्तन पढ़ रहे हो, इसके बाद अपवर्तन पढ़ोगे, तो अपवर्तन में जो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में एनसीईआरटी में कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन 2025 में क्वेश्चन आया था। तो जैसे दर्पण के उपयोग आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि कहीं एक नंबर में ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो फिर आप सर पटकोगे कि सर सिलेबस में नहीं था, हम क्या करें, कैसा करें। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज भी आपको पढ़ना है। ये नहीं कि एनसीईआरटी में नहीं दिया तो हम नहीं पढ़ेंगे, राजा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अपवर्तन दे दिया ना आपके सिलेबस में, अपवर्तन से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परावर्तन दे दिया ना, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। क्या बच्चों, रैखिक आवर्धन। देखिए, सबसे पहले एक मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। यहां पर देखिए बच्चों, ये आपका एक दर्पण है। इस दर्पण को हम अवतल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? अवतल दर्पण। एकदम शॉर्टकट में अपन बात करेंगे। इसका ये मुख्य अक्ष है बच्चों, यहां पे एक वस्तु रख दी गई है, एक वस्तु रख दी गई है। इस वस्तु को दे देते हैं हम ए बी। यहां से प्रकाश किरण चलती है, ध्रुव पे टकराती है और टकराने के बाद परावर्तन हो जाता है। ये आपतन कोण बच्चों और ये परावर्तन कोण। ठीक है, इतना क्लियर। दूसरी प्रकाश किरण चलती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, पुनः वापस लौट जाती है। ये प्रकाश किरण बच्चों पहले पी पे बिंदु पे टकराया, परावर्तन के बाद एम की ओर चला गया। एक प्रकाश किरण गई बच्चों, टकराने के बाद फिर से वापस आ गई। अब आप सबको पता है कि जहां पे बच्चों दो किरणें आपस में मिलती हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो यदि मैं बात करूं तो यहां पे बी डैश हो गया, आपका ए डैश हो गया। ठीक, इस तरीके से। अब ये वस्तु है बच्चों, ये प्रतिबिंब है, तो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब कैसा बना है उसकी आवर्धन कहलाती है। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब कैसा स्पष्ट दिखाई देता है उसकी आवर्धन है। यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या कहलाएगा बच्चों? आवर्धन कहलाएगा। समझ में आया? ये आप लोगों ने पढ़ा है। ये कौन से दर्पण के लिए बात कर दिए सर? ये अवतल दर्पण के लिए बात कर दिए। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। उत्तल नहीं है प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल। परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ हो, यदि उत्तल बोला हो तो गलत है, अवतल होगा। ठीक है, अवतल दर्पण, परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ है तो अवतल दर्पण है। थोड़ा सा मैं यदि बात कर लेता हूं उत्तल दर्पण के लिए, तो उत्तल दर्पण कुछ इस तरीके से बच्चों, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर ना होकर के बाहर की ओर ही रहेगा। ये लेप लगा दिया, मतलब वहां पे लेप है बच्चों, परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है तो उत्तल लेंस है। इसका ये मुख्य अक्ष हो गया बच्चों। मुख्य अक्ष के सम्मुख एक वस्तु हमने रख दी, यहां पे एक वस्तु रख दी, वो वस्तु है ए बी। एक प्रकाश किरण तो मैंने कहा ध्रुव से जाकर टकराया और परावर्तन के बाद चला गया, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। दूसरा प्रकाश किरण प्यारे बच्चों, दूसरा प्रकाश किरण ऐसे चलता है और आता हुआ प्रतीत होता है सी से। इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे और जहां पे कटेगा बच्चों वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा। यहां पे आपका ए डैश और बी डैश बन गया। अब यहां पर आप लोगों को पता हो गया कि एक्स वाई एक दर्पण था प्यारे बच्चों। तो मैंने बोला कि वस्तु के सापेक्ष, ये एवी के सापेक्ष ए डैश बी डैश कितना प्राप्त हुआ, प्रतिबिंब की कितनी लंबाई प्राप्त हुई, है ना बच्चों, ये वो कहलाता है आवर्धन। क्या कहलाता है? रैखिक आवर्धन। ठीक है, क्या कहलाता है बच्चों? रैखिक आवर्धन। ओके, चीजें क्लियर? तो देखिएगा परिभाषा, यदि वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हुई है तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को हम, या वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रैखिक आवर्धन कहते हैं। इसका मतलब आप लोग यहां पे रैखिक आवर्धन लिखेंगे, रैखिक आवर्धन। देखना बच्चों, रैखिक आवर्धन, रैखिक आवर्धन जो है, रैखिक जो आवर्धन है, इसके लिए आप कहोगे कि सर प्रतिबिंब की लंबाई, क्या? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई व
वस्तु की लंबाई का अनुपात, तो नीचे लिख दो बच्चों वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई याद रखिएगा। ठीक, आवर्धन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को I से और वस्तु की लंबाई को O से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी किसी बुक में ऐसा भी मिल सकता है कि इसकी h है तो इसकी h डैश है, जो आपको लेना है वो आप मान सकते हैं। h डैश यानी प्रतिबिंब की लंबाई हो गई, ऊंचाई, सिंपल है। ये चीज क्लियर है? यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। ठीक है, चलिए यदि मैं आपसे कह दूं कि थोड़ा देखिएगा, समरूप त्रिभुज में प्रगुण क्या होता है कि समरूप त्रिभुज, एक त्रिभुज ए पी बी ले लेते हैं या ए बी पी व त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में हो सकता है। अवतल दर्पण का दर्पण सूत्र आपने पढ़ा हो, सेम ये चित्र बनाया था। दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान है। जैसे बच्चों कौन कौन से त्रिभुज की बात कर दी आपने सर? ए बी पी, ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है, सही है सर। एक आपको ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ए डैश बी डैश पी, हाँ सर। तो ये बी का संगत भुजा ए डैश बी डैश पी और पी बी का संगत भुजा पी बी डैश, समझ में आया? ए बी का संगत भुजा बच्चों ए डैश बी डैश और पी बी का संगत भुजा पी बी डैश। दो त्रिभुज हैं, यानी इसका लंब है बच्चों, ये लंब है तो इसका ये लंब हो जाएगा। आधार ये वाला है ना, तो छोटे वाले त्रिभुज का आधार ये वाला है। ठीक है, अब इसको हटाना पड़ेगा। ब्लैक बोर्ड में यही है, कितना गोद गाद दो आप, कितनी बार पेन चला दो, बैक कर दो, खत्म। इसका मतलब हमने कहा कि ए बी जो है का संगत भुजा ए डैश बी डैश है, सही है सर। और ए बी का एक भुजा है बी पी या पी बी बटा पी बी डैश। ठीक है, या करके बच्चों इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, या करके इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब ए डैश बी डैश ऊपर ले जाना है तो ए डैश बी डैश बटे ए बी करेंगे जब, तो बच्चों ये पी बी डैश ऊपर चला जाएगा, पी बी डैश, और ये बच्चों आपका पी बी नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको आवर्धन से रिप्रेजेंट करना है ना एम, तो ए डैश बी डैश बटा ए बी कर लिए, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई को ऊपर ले जाना है, तभी वो आवर्धन से अरेंजमेंट होगा, अन्यथा आवर्धन से अरेंजमेंट नहीं होगा। क्योंकि आवर्धन के लिए बात कर रहे हैं ना हम बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे थे बच्चों अवतल दर्पण के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। 1 मिनट। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए चलिए देखिएगा, वस्तु की लंबाई को हम, वस्तु की लंबाई को O से कहेंगे बच्चों। प्रतिबिंब की लंबाई को, प्रतिबिंब की लंबाई मतलब ए डैश बी डैश, इसको अपन माइनस आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ए बी बराबर आपका ओ हो गया। माइनस क्यों आया वो भी मैं बताऊंगा। दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी यानी पीबी, इसको माइनस यू से, ये भी बताऊंगा बच्चों, आप बिल्कुल थोड़ा परेशान ना होना। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी मतलब पीवी डैश, ये माइनस भी, ये भी बताऊंगा, थोड़ा समझना। अब यहां पे देखो बच्चों, प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में दूरी लेते हैं तो माइनस में रहता है। यदि P से B की बात करूं, P से B की बात करूं, यानी वस्तु की दूरी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी माइनस रहेगा, क्योंकि प्रकाश किरण इधर चल रही है, दूरी P से B ले रहे हैं। प्रतिबिंब की दूरी यानी A डैश B डैश की दूरी P से माइनस B क्यों होगा? क्योंकि प्रकाश किरण आगे की ओर चलती है, दूरी हम विपरीत ले रहे हैं। वस्तु आपका ऊपर की ओर है, प्रतिबिंब नीचे की ओर है, इसलिए वस्तु की लंबाई हमने O माना है तो इसको माइनस I माना है। क्यों? क्योंकि इसके विपरीत है। प्रतिबिंब में देखो, वस्तु यदि सीधा रखा हुआ है तो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है लेकिन उल्टा बन रहा है। उल्टा के कारण बच्चों माइनस लगा है। यदि उसी डायरेक्शन में ऊपर ही बनता कहीं भी प्रतिबिंब तो प्लस होता, लेकिन नीचे इस कारण से माइनस। तो भाई प्रतिबिंब की जो लंबाई है माइनस आई, वस्तु की लंबाई O है, प्लस में रहेगा,
है ना, प्रतिबिंब की दूरी माइनस बी और वस्तु की दूरी माइनस यू। दूरी माइनस यू माइनस बी, क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण आगे की ओर चल रहा है, दूरी हम उसके विपरीत दिशा में ले रहे हैं। ठीक है सर। चलो, अभी आपने एक चीज निकाला था, क्या निकाला था? क्या निकाला था कि ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर आपका निकाला था पी बी डैश बटे पी बी। इसका मतलब बच्चों ए डैश बी डैश का मान कितना है? माइनस आई बटा ओ, और इधर माइनस यू बटा माइनस बी। माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस आई बटा ओ ही बचेगा बच्चों, माइनस माइनस कट जाएगा। या इसलिए आप कह सकते हो कि माइनस आई बटा ओ बराबर यू बटा भी। ठीक, ये हो गया बच्चों। चूंकि आई बटा ओ क्या है? एम के बराबर है। आई बटा ओ क्या है? एम के बराबर है। माइनस आई तो नहीं हो सकता, आई बटा ओ एम के बराबर है। ठीक है। अब यदि मैं यहां पे कह दूं, थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि आई बटा ओ यदि मैं कह दूं तो मैं इसको बच्चों माइनस यू बटा भी कर सकता हूं। उल्टा तो नहीं है भाई, पीबी डैश भी है सर, उल्टा कर दिया आपने, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा क्या कर दिया? माइनस भी बटा यू है। यहां भी उल्टा कर दिया सर, यहां तो भी बटा यू है, यहां भी उल्टा हो गया सर, तो यहां हो जाएगा माइनस भी बटा यू हो जाएगा। चूंकि एम बराबर क्या है? आई बटा ओ है, इसलिए प्यारे बच्चों, इसलिए एम बराबर आई बटा ओ जो है वो माइनस भी बटा यू के बराबर होता है। ठीक है, याद रखना, क्या याद रखना? आई बटा ओ बराबर माइनस भी बटा यू। ये अपना हो गया बच्चों अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए हो गया? अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए हो गया बच्चों। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए हो गया। ठीक है, अब अपन उत्तल दर्पण के लिए करेंगे, यही चीज सेम रहेगा। इसको अपन क्या करते हैं? कॉपी कर लेते हैं। एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिए, ठीक है, मतलब हाँ, 2 पेज हो गए बच्चों। ठीक है, ये 2 पेज है। ठीक है, एक ये अपना अवतल के लिए, अब उत्तल के लिए बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे बच्चों? उत्तल के लिए बात करेंगे। अब हमारा उत्तल के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? उत्तल के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। देखो बच्चों, उत्तल दर्पण के लिए यहां पे चित्र बना दिया हमने, आप लोग साइड में बना लेना। उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की लंबाई मतलब ए बी बराबर कितना होगा बताओ जरा? ए बी बराबर ओ होगा सर। ए डैश बी डैश बराबर, यहां पे देख लो, ए डैश बी डैश बराबर आई होगा। देखो, प्रतिबिंब और वस्तु दोनों एक ही डायरेक्शन में, लेकिन इस बार माइनस आई नहीं लेंगे। ठीक है सर। वस्तु की लंबाई यहां पे बच्चों पी है, ध्रुव पी होता है, तो पी बी बराबर माइनस यू लेंगे। माइनस यू क्यों लेंगे? क्योंकि प्रकाश किरण आगे की ओर चल रही है, लेकिन हम दूरी उसके विपरीत दिशा में ले रहे हैं। लेकिन इस बार पीबी डैश जो होगा ना बच्चों, पीबी डैश आपका भी रहेगा, माइनस में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि प्रकाश किरण आगे की ओर चल रही है, प्रतिबिंब पी से बी डैश आगे की ओर ही जा रहे हैं। प्रकाश किरण की दिशा में ली गई दूरी धनात्मक होती है, प्रकाश की विपरीत दिशा में लेंगे बच्चों तो ऋणात्मक होती है। तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, है ना। यहाँ पे हम सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा समझा देंगे, तो आप लोग बहुत समझदार हो भाई, बहुत सिंपल है। मैंने आपको बता दिया था, वस्तु की लंबाई ओ से है तो प्रतिबिंब की लंबाई आई से है। वस्तु की दूरी माइनस यू होगी, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी भी होगी बच्चों। समझ में आ गया? चलो, कहानी में ट्विस्ट आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल है भाई, है ना। अब मैंने ये बोला कि भाई साहब वैल्यू पुट करना है। ए डैश बी डैश मतलब प्रतिबिंब, ए बी मतलब ओ। इधर बच्चों पीवी डैश का मतलब माइनस भी, है ना, और ये यू, यानी वही चीज अपना आ गया, वही चीज अपना आ गया बच्चों, जो अपन निकालना चाहते थे वही चीज अपना आ चुका है। ठीक, ये चीज आ गया। अब चूंकि आप लोगों को पता है, चूंकि m बराबर कितना होता है? आई बटा ओ, और आई बटा ओ किसके बराबर? माइनस भी बटा यू के। जी हाँ, तो यही चीज अपना यहां भी आ गया, खत्म कहानी, बस। ज्यादा कुछ नहीं है। अवतल और उत्तल के लिए, दोनों के लिए रैखिक आवर्धन आ चुका है, और आप लोग इतना कर लोगे तो बहुत है ना। ठीक है, अभी कहानी खत्म नहीं हो, लेक्चर खत्म नहीं हुआ भाई, अभी आगे चलना है हमको। चलिए आगे चलते हैं, अपना चित्र बना लेना आप लोग। देखो भाई, दर्पणों का उपयोग थोड़ा सा देखो, ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का, आप अपने घर में समतल दर्पण सबसे ज्यादा देखते हैं,
अपने घर में जैसे आप अपने घर में बच्चों यूज करते हैं चेहरे में तेल लगाने के लिए, है ना, बाल में तेल लगाने के लिए, है ना, बाल को संवारने के लिए, है ना, हमेशा जो यूज करते हैं साधारण, वो आपका अवतल दर्पण होता है। लेकिन जैसे आप लोग बाल कटाने जाते हैं, हेयर कटिंग मतलब जो आपका एक प्रकार से बच्चों जहां पे हेयर कटिंग होता है, वहां पे जो आपका दर्पण लगा रहेगा, वो दर्पण ऐसा लगेगा कि हमारा चेहरा बड़ा नजर आता है। चेहरा क्यों बड़ा नजर आता है? ताकि बाल काटने वाला जो व्यक्ति है वो जब दाढ़ी बनाए आपका, तो ऐसा ना हो जाए कि भाई अंदर का जो है ना बाल जो है दिखाई ना दे और आपका चेहरा कट जाए, तो उसमें चेहरा बड़ा बना देता है। वो दर्पण क्या करता है? चेहरा को बड़ा बना देता है, ताकि आप अपने चेहरे को अच्छे तरीके से देख पाओ, या कि जो आपको जो आपका मतलब जिसे नापित बोलते हैं अपने एरिया में, है ना, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, जो बाल काटते हैं उनको नापित बोला जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो बाल को काटता है तो चेहरा बड़ा दिखाई दे, ताकि हम स्पष्ट रूप से कहां से दाढ़ी बनाना है, कहां से, है ना, मतलब लाइनिंग देना है। डिजाइन आजकल हजारों हैं, लाखों हैं, है ना, हर एक वैरायटी की कटिंग होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, ऐसा दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि चेहरा बड़ा हो जाए, है ना। जैसे कान को सफाई करना है, डॉक्टर कान के सफाई को करने के लिए एक ऐसा दर्पण का प्रयोग करेगा ताकि वो छोटा भी चीज बड़ा दिखाई देने लग जाए। तो फिर वहां पे हमें एक ऐसा दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा जो कि वो आवर्धित कर दे, यानी क्षमता वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा बने। वस्तु के अपेक्षा देखो, जब बस अभी आपने अवतल दर्पण देखा होगा, अवतल दर्पण की प्रतिबिंब हमने बताया था कि वस्तु के अपेक्षा हमेशा वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब छोटा बनता है। और प्रतिबिंब कहां पे छोटा बनेगा? जैसे मान लीजिए आप लोग गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में एक छोटा सा शीशा लगा दो, पीछे बड़ा सा ट्रक आ रहा है लेकिन उसकी प्रतिबिंब शीशे में आ जाती है, तो हमें वहां पे अवतल दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा ताकि बड़े से बड़े चीजों का जो प्रतिबिंब है छोटे से, है ना, दर्पण में हमें दिखाई दे जाए। तो जब बड़ा, जैसे आप लोग अभी देखो जो आपने दर्पण पढ़ा था बच्चों, जैसे अवतल दर्पण, तो प्रतिबिंब छोटा बनता है। देखो दाढ़ी बनाने वाले के लिए 1 मिनट थोड़ा सा, अवतल दर्पण क्या थोड़ा सा बड़ा कर देता है और उत्तल क्या कर देता है? छोटा कर देता है। अभी देखना यहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग देखो कि सड़क के खंभों में लगे बल्बों में परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। स्कूटर, कार, बस आदि वाहनों के ड्राइवर के आगे दाईं ओर उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। उत्तल दर्पण क्या है? बड़े से बड़े वस्तु का आकार छोटा कर देता है, संकुचित कर देता है। और अवतल दर्पण क्या होता है? फैला देता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो समतल दर्पण हम कहां प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण अपने घर में प्रयोग करते हैं समान रूप से, है ना, चेहरा देखने के लिए करते हैं बच्चों, है ना। ड्रेसिंग टेबल में इसका प्रयोग करते हैं। प्रकाश किरणों के पथ को मोड़ने के लिए, प्रकाश किरण की दिशा को पथ को मोड़ दो। जैसे अभी आप लोग घर में प्रैक्टिकल कर लेना। आप मान लीजिए आंगन में बैठे हो, आंगन में धूप आ रहा है और धूप को चाहो तो कमरे में उसको मोड़ सकते हो। देख लेना, ये प्रैक्टिकल है। किसी के आंख में भी डाल देते हैं, घड़ी से भी ऐसा हो जाता है ना। जैसे लाइट आ रहा है, घड़ी पे टकराया, परावर्तन की क्रिया होगी, तो बच्चों घड़ी ऐसे करोगे तो उसके आंख में जाकर चला जाएगा। तो समतल दर्पण का प्रयोग हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। अवतल दर्पण क्या करता है? वस्तु को आवर्धित कर देता है, बड़ा कर देता है। मैंने प्रतिबिंब छोटा बता दिया था, प्रतिबिंब इससे छोटा भी बनता है भाई, चलो कोई बात नहीं है, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, लेकिन मुख्यतः बड़ा बनाता है। चलो ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब छोटा बनता है। ठीक, ये भी हमने पढ़ाया था आप लोगों को। चलिए, वस्तु से छोटा भी बनता है, ठीक है, वस्तु से छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है। लेकिन अवतल दर्पण का मुख्य कार्य है आवर्धित करना, बड़ा कर देना। डॉक्टर आंख, कान, नाक, गले आदि अंगों की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। सर्च लाइट, मोटर वाहन, हेडलाइट, दूरदर्शी, सोलर कुकर आदि में हम, है ना, परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब मतलब जो बढ़ा देता, आवर्धन बड़ा कर देता है, प्रतिबिंब को बढ़ा देता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है, वो है आपका अवतल दर्पण। वहीं पे बच्चों जो प्रकाश किरणों को संकुचित कर देता है वो है आपका उत्तल दर्पण। क्या बच्चों? उत्तल दर्पण। ओके, तो इसको आप लोग वैसे भी देख लेना, 1-1 मिनट का काम है, स्क्रीनशॉट ले लेना। स्कूटर, बस, कार आदि में ड्राइवर के दाईं ओर या बाईं ओर भी एक दर्पण लगा रहता है जो उत्तल दर्पण होता है। मैंने बताया ना कि मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, पीछे से आपके ट्रक आ गया, बहुत बड़ा वाहन है और आपका 2 व्हीलर है, और 2 व्हीलर में भाई इतना, है ना, छोटा सा दर्पण लगा है, फिर भी बड़े से ट्रक का प्रतिबिंब हमको दिखाई दे जाए, तो हम फिर वहां पे उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। एक छोटा सा प्रश्न आता है, ठीक है, लंबन किसे कहते हैं? देखो ये लंबन किसे कहते हैं, एमपी बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, लंबन क्या है? देखो बच्चों, 2 वस्तुओं को हम देख रहे हैं। देखिए, एक वस्तु ये हो गया, दूसरा वस्तु ये हो गया। हम आंख को यदि इधर ले जाएंगे तो ये वस्तु इधर जाएगा, तो कुछ ना कुछ विस्थापन हो जाएगी, ऐसा लगे कुछ विस्थापन हो गया। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। एक वस्तु यहां है, एक वस्तु यहां है। अभी हम देख रहे हैं
आंख को हम इधर ले जाएंगे तो ये वाला वस्तु इधर जाने की कोशिश करेगा, तो इनके बीच में कुछ विस्थापन नजर आएगा, वही लंबन है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? जैसे मैंने कहा कि एक वस्तु को मैं इस आंख से देख रहा हूं, ठीक है, फिर इसको बंद करके इस आंख से देखने लग जाऊं, तो ये विस्थापन हो जाएगा। मतलब आंख का ये इस आंख से देख रहा था, इधर आया तो वस्तु इधर नजर आएगा। थोड़ा सा समझ रहे हो बच्चों क्या बोल रहा हूं? दो वस्तुएं, दो पेन है, मान लीजिए दो चीजें हैं, जैसे यहां पर देखो ये है, ठीक है। अभी मैं बच्चों इस तरीके से कर रहा हूं, अभी मैं इस आंख से देख रहा हूं तो ऐसे दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे आंख को इधर ले जाऊंगा, आंख को तो अब अभी एक सीधी लाइन पे है, अभी क्या है, एक सीधी लाइन पे है, आपको भी दिखाई दे रहे हैं, हाँ सीधी लाइन पे है। जैसे जैसे मैं आंख को इधर ले जाऊंगा तो वस्तु इधर भागने की कोशिश करेगा, वस्तु थोड़ा सा, या कि मैं इधर ले जाऊंगा तो वस्तु इधर जाने की कोशिश, मतलब आंख की विपरीत दिशा में वस्तु का विस्थापन लंबन कहलाता है। दो वस्तुओं को एक सीधी रेखा पर आंख से हम देखते हैं, आंख को दाईं ओर ले जाएंगे तो वस्तु का विस्थापन बाईं ओर जाएगा, है ना। जैसे मैंने कहा आंख को इधर ले जाऊंगा तो वस्तु इधर जाएगा, है ना। उस वस्तु के सापेक्ष ये थोड़ा सा अलग नजर आएगा, लगेगा कि लाइन पे नहीं है। मैंने कहा ना कि ये दो लाइन पे हैं, जैसे जैसे मैं आंख को इधर ले जाऊं तो वस्तु इधर भागने लगेगा, लाइन पे दिखाई नहीं देंगी, तो उनमें कुछ विस्थापन नजर आएगा, वही विस्थापन लंबन कहलाता है। दो वस्तुओं को एक ही सीधी रखकर आंख की दाईं ओर या बाईं ओर हटाने पर, आंख को किधर भी हटा सकते हैं, दोनों ओर हटा सकते हैं, है ना, उसके सापेक्ष जो विस्थापन होता है उसे लंबन कहते हैं। लंबन को विस्थापन नाभास भी कहते हैं, विस्थापनाभास भी कहते हैं। वस्तुएं जितनी अधिक दूरी पर होगी लंबन उतना अधिक होगा, कहने का मतलब वस्तु जितना अधिक दूरी पर होगा, हम ऐसे देखेंगे तो वस्तु उतना ही दूर नजर आएगा, लंबन उतना अधिक होगा। बच्चों वस्तुओं के बीच की दूरी घटने के साथ साथ लंबन कम हो जाता है, अर्थात जब दो वस्तुएं एक ही स्थान पर होती हैं तो कोई लंबन नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक सीधी रेखा हो गई, यहीं पे दो वस्तु हो गई, एक नीचे एक ऊपर, तो लंबन नहीं होगा। लेकिन एक वस्तु यहां पर है, जब हम आंख से देखेंगे बच्चों, आंख से यहां से देखेंगे, आंख को इधर ले जाएंगे तो वस्तु, है ना, विपरीत दिशा में थोड़ा सा खिसका हुआ नजर आएगा। ठीक है, फिर समझो ये दो वस्तु हैं, हम आंख को इधर ले जाएंगे तो वस्तु ऐसा लगेगा कि इधर चला गया, तो ये इसके सापेक्ष जो विस्थापन होता है उसे लंबन कहते हैं। तो परावर्तन से संबंधित सारी चीजें क्लियर है। अगले लेक्चर में हम अपवर्तन क्लियर करेंगे बच्चों, और अपवर्तन के मैक्सिमम छोटे छोटे जो टॉपिक है, जो बेसिक है, वो पूरा अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम, स्नेल का नियम क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है ना, अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक, है ना, सघन माध्यम, विरल माध्यम, ये सारा चीज एक ही लेक्चर में होगा। अगले लेक्चर के लिए तैयार रहना। और भाई अभी जो वीडियो बन रहा है बच्चों, आप लोगों के प्यार सपोर्ट से बन रहा है, थोड़ा सा लाइक करके शेयर कर देना। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो 100 रुपए चार्ज है। कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, मेरा पर्सनल नंबर है, आप लोग व्हाट्सएप जरूर करें, नोट्स लें, तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।